मित्रों, आज की इस पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत है। उसको रखने का कुछ है क्या? नहीं तो मेरे हाथ में कागज भी होगा। नीचे से आ जाएगी तो यहाँ रखूँ? मैं कहाँ रखूँ उसको? नहीं, इनका वो दब जाएगा ना। हाँ, ठीक है। थोड़ा इसका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाए तो ठीक हो जाएगा, लगता है मुझे। अच्छा, आज की इस पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज की ये पत्रकार वार्ता का विषय जो है वो जो नेशनल हेराल्ड स्कैम, जो आजकल बहुत बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, उस पर हम अपनी बात कहने के लिए आप सबके बीच में यहाँ पर हैं। विषय थोड़ा टेक्निकल है और इसलिए मुझे थोड़ा कागज की भी सपोर्ट लेनी पड़ेगी इसमें, डॉक्यूमेंट जो है हमारे पास। कांग्रेस और करप्शन दोनों आपस में पर्यायवाची है और इस बात को हम कह सकते हैं कि देश जब स्वतंत्र नहीं हुआ था, जो वैचारिक दृष्टि से उस विचारधारा के साथ संबंध रखते थे, वो उस वक्त भी भ्रष्टाचार की बातें सोचते थे, भ्रष्टाचार करने की सोचते थे और भ्रष्टाचार के माध्यम से अपना घर भरने की बात सोचते थे। और ये नेशनल हेराल्ड जो है, ये एक बहुत बड़ा जीता जागता उदाहरण है, जिसके नींव जो है एक तरह से जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था उससे पहले ही इस सोच के शायद रख ली गई थी कि आने वाले समय में देश स्वतंत्र होगा, आजाद होगा और उसके बाद हम इस नेशनल हेराल्ड के इस मीडिया के इस समाचार पत्र के माध्यम से अपना भी कुछ भला करेंगे। और शायद ऐसी सोच रही होगी उस वक्त की। मित्रों, ये 20 नवंबर 1937 को एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड AGL की स्थापना हुई थी और 9 सितंबर 1938 को जब देश आजाद नहीं था, नेशनल हेराल्ड अखबार शुरू किया गया था और ये शुरुआत की थी उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। और जो अखबार है उस वक्त जो शुरू किया था, इसका जो मालिकाना हक जो है वो एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड AGL के पास था, जो 2 और अखबार भी छापती थी। और ये अखबार हिंदी में जिसका नाम नवजीवन था और उर्दू में उसका नाम कौमी आवाज था। और इस अखबार का जो हिंदी अर्थ अगर मैं आपको कहूं तो इसका अर्थ जो है वो सही मायने में भारत का अग्रदूत ये था। और जो कि आज के इस दौर में हम कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार का अग्रदूत बन करके हमारे सामने जिस प्रकार से आया है, यह स्वाभाविक रूप से बहुत बड़ी एक विडंबना है। और जब ये अखबार शुरू हुआ था, उस अखबार में ये लाइनें लिखा
होती थी, उसमें लिखी हुई होती थी, फ्रीडम इज इन पैरिल, डिफेंड इट विथ ऑल योर माइट। यानी कि स्वतंत्रता खतरे में है और हमें इसकी रक्षा करनी है, ये इसका भाव था। और आज हमको इस बात को लेकर के सचमुच में बहुत दुख है कि वो भाव समाप्त हो करके ये भ्रष्टाचार बहुत बड़ा एक स्कैम का आधार बन गया। मैं इन बहुत सारे चीजों को लेकर के आपके सामने डिटेल में जाऊंगा तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है। मैं समझता हूं कि उन सारी चीजों की बहुत डिटेल में पॉइंट वाइज जो है थोड़ा सा इस जर्नी का, नेशनल हेराल्ड की इस जर्नी को थोड़ा आप सबके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं पॉइंट वाइज। ये जो नेशनल हेराल्ड का जो समाचार पत्र था, इसके जो पहले संपादक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और 1942 में अंग्रेजों ने इंडियन प्रेस पर हमला कर दिया और इस अखबार को बंद कर दिया था 1942 में। और साल 1942 से लेकर के 1945 तक इसका प्रकाशन नहीं हो पाया, बंद रही। और उसके बाद 1945 के बाद जो है इसका प्रकाशन फिर से शुरू किया गया और 1946 में इसका प्रबंधन जो है इंदिरा गांधी जी के पतिदेव फिरोज गांधी ने इसका जो प्रबंधन इसका संभाला। 1956 में एजीएल को गैर व्यावसायिक कंपनी के तौर पर स्थापित किया गया और कंपनी एक्ट की धारा 25 के तहत जो है उसमें टैक्स में भी एग्जम्पशन दी गई, टैक्स फ्री इसको कर दिया गया। और उसी तरह से आगे बढ़ते हुए 1962-63 की अगर हम बात करें तो आईटीओ के पास बहादुर शाह जफर मार्ग पर जो एजीएल को जो है वो जमीन उपलब्ध कराई गई। .3365 एकड़ जमीन जो है वो वहां पर उपलब्ध कराई गई। और उसके बाद 1977 में फिर से जब देश में इमरजेंसी का वो दौर था तो उसके बाद उस वक्त जो है 1977 में फिर से ये अखबार जो है वो इंदिरा गांधी के चुनाव के परिणाम के बाद जब वो हार गई थी उसको बंद करना पड़ा। और उसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को अखबार की कमान संभाली गई थी, यानी कि राजीव गांधी को उसके बाद 77 के बाद जो ये काम दिया गया। कुल मिलाकर के सारा का सारा ये जो है वो घूमता कहाँ रहा, परिवार के बीच में घूमता रहा। चाहे नेहरू जी, चाहे इंदिरा गांधी जी, चाहे फिरोज गांधी जी, चाहे राजीव गांधी जी, चाहे सोनिया गांधी जी, चाहे राहुल गांधी जी। और इसी तरह से इसका प्रकाशन फिर शुरू हुआ। राजीव गांधी ने इसके प्रकाशन की शुरुआत फिर से की और 22 मार्च 2002 को मोतीलाल वोरा को एजीएल का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया। लेकिन ठीक प्रकार से इस अखबार का संचालन ना होने की वजह से 2008 में फिर से इसको बंद करना पड़ा। 2008 में फिर से बंद हो गया। आप कल्पना करिए, जो कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद लगभग 50 वर्ष तक इस देश में शासन करती रही, वो पार्टी का जो एकमात्र जो अखबार जो चल रहा था उसको चलाने की स्थिति में नहीं हो पाई।
2008 में इसको फिर से बंद करना पड़ा। और मैं इस बात को लेकर के ये जरूर कहना चाहता हूं, 2008 के बाद जब पूरी तरह से बंद हो गया तो इस अखबार का जो मालिकाना हक जो है वो एसोसिएट जर्नल को दिया गया, एजीएल को दे दिया गया 2008 के बाद। और 2010 में कांग्रेस के नेताओं द्वारा 5 लाख रुपए खर्च करके यंग इंडिया नाम से एक और कंपनी बनाई गई। ये हमारे नौजवान जो हमारे अपने आप को अभी तक भी नौजवान ही मानते हैं, राहुल गांधी जी का एक कॉन्ट्रीब्यूशन था उस दृष्टि से उस चीज में आगे बढ़ करके। कुल मिलाकर के सारी चीजों को यहीं पर ही सोचते रहे, परिवार के अंदर सोचते रहे। और जिसका 76% जो शेयर जो है सोनिया गांधी और राहुल गांधी 38% जो है वो दोनों के नाम पर 38% का जो है वो शेयर जो है उन दोनों के नाम पर उसमें रखा गया। और बाकी के शेयर जो मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सैम पिट्रोडा और सुमन दुबे के पास था। दिसंबर 2010 एजीएल पर 90 करोड़ का बिकाय होने की जो है खबर सामने आई, जो बहुत बड़ा एक खबर भी बनी और वो चिंता का विषय भी बनी उन सबके लिए। लेकिन उसके आगे बढ़कर के 29 दिसंबर 2010 को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास मौजूदा दस्तावेजों के अनुसार एजीएल के शेयर धारकों की संख्या जो है वो 1057 थी। और आगे बढ़कर के 26 फरवरी 2011 को कांग्रेस ने एजीएल को 90 करोड़ रुपए का ऋण दिया। कांग्रेस पार्टी ने ऋण दिया एजीएल को चलाने के लिए। कंपनी पर जो है वो बहुत सारी देनदारियां थी और स्वाभाविक रूप से उसके बावजूद भी वो चलने की स्थिति में नहीं हो पाए। और एजीएल कंपनी ने कांग्रेस से बिना ब्याज के 90 करोड़ रुपए का कर्ज लिया, लेकिन अखबार फिर भी शुरू नहीं हो पाया। और उसके बाद 2011 की अगर मैं बात कहूं, 2011 में यंग इंडिया लिमिटेड ने 90 करोड़ की वसूली के अधिकार को प्राप्त करने के लिए एजीएल को मात्र 50 लाख रुपए का भुगतान किया। और उसके बाद जो है वो 90 करोड़ रुपए का जो लोन जो है वो जो कांग्रेस से लिया था उसको समाप्त कर दिया, उसको माफ कर दिया। यंग इंडिया ने इस कर्ज को माफ कर दिया और एजीएल पर यंग इंडिया का नियंत्रण हो गया। यानी कि एजीएल पर अब नियंत्रण जो है वो यंग इंडिया का हो गया। और इस तरह से आगे बढ़कर के अगर हम देखें तो अब जो है नेशनल हेराल्ड का मालिकाना हक जो है वो यंग इंडिया को मिला। यंग इंडिया ने 76% जो है वो जो शेयर सोनिया गांधी और राहुल के पास जो रखे थे उनको उसी यथावत रखा। और कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का जो लोन नई कंपनी यंग इंडिया को ट्रांसफर जो है उसको कर दिया। और लोन चुकाने में पूरी तरह असमर्थ द एसोसिएट जर्नल ने सारा शेयर यंग इंडिया को ट्रांसफर कर दिया, यानी कि यंग इंडिया के नाम पर सारा कुछ कर दिया। और इसके बदले में मात्र जो है वो 50 लाख रुपए का जो है वो एसोसिएट जर्नल को दिया गया। इसी तरह से आगे बढ़ करके तो ये बड़ी टेक्निकल और बड़ी थोड़ी सी सारी चीज़ों को लेकर के जो आप बारीकी में अब जाएंगे तो सारी चीज़ें इसमें मैं समझता हूं कि वो रिकॉर्ड पे तो रहनी चाहिए। यंग इंडिया ने जो है वो जो यंग इंडिया प्राइवेट ने केवल 50 लाख रुपए में 90 करोड़ वसूलने का उपाय निकाला जो नियम के विरुद्ध था। और उसी तरह से फिर आगे बढ़कर के यंग इंडिया
ने नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जो महज 50 लाख रुपए लेकर के 90 करोड़ का कर्ज लेकर के माफ कर दिया था, उसके बदले में नेशनल हेराल्ड की संपत्ति हासिल की, जिसकी कीमत कुल मिलाकर के लगभग 2000 करोड़ रुपए की बनती है। सुब्रमण्यम स्वामी ने हेराल्ड की संपत्तियों को गलत ढंग से इस्तेमाल करने को, इस मामले को उठाया और 2012 में जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, एनडीए की गवर्नमेंट नहीं थी, 2012 में यह मामला कोर्ट में गया। इसलिए जो शोर डाला जा रहा है, सारी चीजों को लेकर के शोर डाला जा रहा है, वो सारी शोर की मतलब कोई वजह नहीं बनती, कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि ये मामला जो है कोर्ट में गया है जब यूपीए की यानी कि कांग्रेस पार्टी की ही सरकार थी और मनमोहन सिंह जी उस वक्त देश के प्रधानमंत्री थे। और उसके बाद 1 नवंबर 2012 को सुब्रमण्यम स्वामी ने पटियाला हाउस कोर्ट में निजी शिकायत दर्ज की। 2 नवंबर 2012 को कांग्रेस ने सफाई दी कि कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड अखबार को फिर से चलाने के लिए एजीएल को ऋण दिया था। 2014 में ईडी ने सुब्रमण्यम स्वामी के निजी शिकायत पर ट्रायल कोर्ट में संज्ञान लेने के पश्चात मनी लॉन्ड्रिंग का जो है वो मामले की जांच शुरू की और 26 जून 2014 को अदालत ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को आरोपित के रूप में समन जारी किया। 26 जून को अदालत ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन जारी किया और 19 दिसंबर 2015 को पटियाला हाउस की मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जमानत दी। पर्सनल अपीयरेंस, सिर्फ पर्सनल अपीयरेंस के लिए उसने एग्जेम्पशन दिया। उसमें 2016 में कांग्रेस के नेता जो है वो इस सारे मामले को लेकर के हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इस मामले को समाप्त करने के लिए अपनी बात कहते रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को लेकर के स्पष्ट कहा कि ये मामला बनता है, इसलिए ये कानून की नज़र में मामला बनता है, इसलिए इस सारे मामले की जांच के साथ साथ में कानूनी कार्रवाई आने वाले समय में करने की आवश्यकता है और उस तरह से आगे बढ़ करके ये मामला अब यहाँ तक पहुँचा है। मित्रों, मैं एक दो चीज़ों को एक जून 2022 को ये भी मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पेश होने का नोटिस भेजा था और इस मामले में दोनों ने ईडी से पूछताछ की थी और उस वक्त भी कांग्रेस ने जिस प्रकार से आज के इसमें जो है ईडी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करना, धरना देना, नारे लगाना, ये काम उस वक्त भी किया था। और 15 अप्रैल 2024 को ईडी ने आरोप पत्र दाखिल किया और सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनके गुरु सैम पित्रोदा और सुमन दुबे सहित अन्य को आरोपी बनाया। और उस दिन भी, उसके अगले दिन भी हुआ यही कि पूरे देश भर में ईडी के कार्यालय के बाहर जो है वो धरने दिए गए, प्रदर्शन किए गए। कांग्रेस ने अपने नेताओं के बारे में यही कहा कि हमारे नेता इसमें दोषी नहीं है। मित्र, मैं इस पर थोड़ा और पीछे अगर मैं जाऊं, आप सबके ध्यान में लाना चाहता हूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 3 मई 1950 को जवाहरलाल नेहरू जी को एक पत्र लिखा था और उस पत्र में उन्होंने आपत्ति दिलाई थी और जिसमें उन्होंने इस बात को लेकर के कहा था कि मुझे इस सारे जो नेशनल हेराल्ड का जो आपका ये मुखपत्र चल रहा है, इसमें जो गैर सरकारी और सरकारी लोग जो जिस प्रकार से
सारी चीज को लेकर के दखल दे रहे हैं और सारी चीजों को मैनेज कर रहे हैं, ये मुझे उचित नहीं लगता है। लेकिन उसके बावजूद नेहरू ने उनको पत्र लिख करके बड़ा स्पष्ट किया था कि इसमें इस प्रकार की कोई बात नहीं है। अगर कोई लोग कोई चैरिटी के लिए, कोई कंपनी या कोई इंडिविजुअल चैरिटी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उसमें कोई भी आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए, और इसलिए इसमें व्यवधान डालने की, इस पर टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद फिर भी उसके बावजूद एक बार फिर से जो है वो सरदार पटेल जी ने 6 मई 1950 को लिखा था, पत्र लिखा फिर से, और जिसमें उन्होंने कहा जो जिस तरह की ट्रांजैक्शन इसमें रिफ्लेक्ट हो रही है, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, उसमें चैरिटी नाम की कोई चीज जो है इस के माध्यम से होती हुई हमें आज तक दिखी नहीं है। इसलिए फिर से इस पर विचार करना चाहिए। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो है कुछ हुआ नहीं, तो उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा कि अब इसके अलावा जो मुझे जो जितना कर कहना था, जितना कर बोलना था, लिखना था, वो मैंने बोल दिया, लिख दिया। इसके अलावा अब आपकी मर्जी है। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं इस पर अब ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। और उसी तरह से आगे बढ़ करके एक और भी चीज जो ध्यान में आती है, उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता सेनानी 4 बार के मुख्यमंत्री रहे चंद्रभानु गुप्त, उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा है, वो जो रिकॉर्डेड है उनका पूरे संस्मरण में, और जिसमें उन्होंने बड़ा साफ शब्दों में कहा है कि मुझे हैरानी है कि नेशनल हेराल्ड अब सिर्फ जो है सिर्फ और सिर्फ नेहरू परिवार का ही बन करके की संपत्ति बन करके ही रह गया है। ये भी उन्होंने लिखा। और इसके बाद और आगे बढ़ करके आगे ये भी उन्होंने लिखा, यदि कहीं आने वाले समय में कभी किसी जांच एजेंसी के माध्यम से इसकी निष्पक्ष जांच होगी तो बहुत बड़ा विस्फोट होगा। ये चंद्रभानु गुप्त जो है कांग्रेस पार्टी के ही वरिष्ठ नेता थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, और शायद वो 4 बार जो है वो मुख्यमंत्री रहे। और उसके बाद और भी उन्होंने लिखा, आगे बढ़ करके था कि मुझे और मेरे साथियों को 5 साथी कुल मिलाकर के जिनके पास 100 के करीब शेयर थे, 100 के करीब शेयर थे, सारे के सारे शेयर जो है नेहरू के नाम पर करने के लिए कहा गया। यानी कि नेहरू ने उन शेयर को खरीदा, और इसलिए खरीदा ताकि वो कंपनी के डायरेक्टर बन सके। और उस पर भी उन्होंने टिप्पणी की कि ये भी एक तरफ से इस प्रकार का काम किया गया है जो न्याय संगत नहीं है। अब अंदाजा लगाइए, विषय तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि स्वतंत्रता सेनानियों ने भी प्रश्न खड़े किए, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स ने भी प्रश्न खड़े किए। अब ईडी और जो हमारी कानून की जो धाराएं हैं उसके माध्यम से भी प्रश्न खड़े हुए। तो ये भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार, प्रधानमंत्री जी पर, गृह मंत्री जी पर ईडी के दुरुपयोग करने की बात जो है, मुझे लगता है कि इसका कोई औचित्य नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। जो भी हो रहा है कानून के मुताबिक हो रहा है। और 2000 करोड़ के लगभग की संपत्ति बिना पैसे के, बिना किसी लीगल फॉर्मेलिटीज के गांधी परिवार के नाम पर होना, तो स्वाभाविक रूप से यह देश जानना चाहता है कि आखिर यह मामला है क्या। इन सारी चीजों को लेकर के मैं देख रहा था कि पिछले कुछ दिनों में, पिछले 2 दिनों से एक पूरे देश भर में चल रहा है ईडी के खिलाफ, ईडी के दफ्तर के बाद धरने, प्रदर्शन, नारे,
और जो लोग संवैधानिक दायित्व पर हैं वो लोग भी जाकर के उस धरने में, उस प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। आमतौर पर यह बहुत महत्व का विषय है कि केंद्र की सरकार की किसी एजेंसी के माध्यम से कोई कार्यवाही इनिशिएट की गई है, और वो हमारे समय में नहीं, कांग्रेस के समय से ही शुरू हुई। जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में हुआ करती थी उस वक्त उसकी शुरुआत हुई। कोर्ट में मामला उस वक्त गया था 2012 में, जैसे मैंने बताया। और उसके बाद जिस व्यक्ति ने संवैधानिक दायित्व की जो है शपथ ली है, जिसमें मंत्री भी आते हैं, मुख्यमंत्री भी आते हैं, उप मुख्यमंत्री भी आते हैं, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि वो लोग जाकर के ईडी के खिलाफ, यानी कि केंद्र सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, धरने पर बैठे। और हमारे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, शायद मुझे लगता है कि उनके समझ में ये सारी चीजें है ही नहीं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि है क्या मामला, हुआ क्या है। और ना बहुत ज्यादा वो समझने की आवश्यकता महसूस करते हैं, उनका वो स्वभाव भी उस तरह से है। और कल मैं उनकी स्टेटमेंट देख रहा था कि नेशनल हेराल्ड हमारा अखबार है, हम जितना मर्जी जब मर्जी जो है हमारी सरकार उसको ऐड दे, आपको क्या आपत्ति है? हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपने आज हिमाचल प्रदेश में ऐसी स्थिति है कि गरीब आदमी को अपने जेवर बेच करके अपने इलाज का इंतजाम करना पड़ रहा है, गिरवी रख करके। ये बातें कभी सुनते थे हम पुराने जमाने की, लेकिन वर्तमान में हिमाचल प्रदेश की सरकार के कार्यकाल में ऐसे दौर हमने अपनी आंखों के सामने देखा। चंबा में एक महिला का इलाज होना था, ऑपरेशन होना था, पैसे नहीं थे। जब डॉक्टर ने कहा ये सामान चाहिए, बेटा जाकर के केमिस्ट की दुकान पर जाते हैं सामान लेने के लिए, उन्होंने कहा कि 14,500 का बिल बनेगा, पैसे जेब में उतने नहीं थे, 6,000 रुपए कुल मिला करके थे। और उसने मां के जेवर जो है, वो गहने जो है प्रस्तुत किए कि इनको आप रख लीजिए, लेकिन मां को हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए लेकर के आए हैं, ऑपरेशन थिएटर लेकर के चले गए हैं डॉक्टर। ऐसी सूरत में हमें ये सामान और ये दवाइयां चाहिए, लेकिन केमिस्ट ने जेवर लेने से मना किया। उन्होंने कहा कि कोई इसकी आवश्यकता नहीं है, आप पैसा थोड़ा जितना अभी दे सकते अभी दीजिए, बाद में अरेंज करके दीजिए। और उस बेटे ने 6,000 रुपये जो उसके पास सारे थे जेब में, उसमें से कुछ पैसे अपने रोटी खाने के लिए, कुछ पैसे अपने खर्चे के लिए थोड़े से रख लिए, सारे पैसे उन्होंने दुकानदार को दिए। जबकि वो हिमकेयर का कार्ड उनके पास था और हिमकेयर के कार्ड के तहत वो इलाज फ्री होना चाहिए था, लेकिन उसका इलाज फ्री करने की स्थिति में ने कहा कि हिमकेयर के लिए पैसे नहीं है। डॉक्टर ने साफ मना किया। ये हालात हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन नेशनल हेराल्ड को पैसा देने के लिए और नवजीवन जो इनकी जो कांग्रेस का जो अखबार है उनको पैसा देने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने लगभग 2 साल में 2 करोड़ से ज्यादा पैसा उनको जारी कर दिया।